की, भारत माता की। रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर। आज मोहकम जिले के जो कि नगर परिषद के अंदर आती है, उसमें आयोजित पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्व सहायता बहनों का सम्मेलन एवं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पे विराजमान यहाँ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, हमारी जिले की महामंत्री और इस कार्यक्रम की प्रभारी आदरणीय श्रद्धा सिंह पटेल जी, नगर परिषद हरमना के उपाध्यक्ष श्रीमती शरद गुप्ता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता और मेरे क्षेत्र में प्रभारी रहे आदरणीय शिवदत्त मिश्रा जी, बहन पूनम गुप्ता जी, बहन ज्योति गुप्ता जी, आदरणीय रमेश जायसवाल जी, आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी, आदरणीय शिवनंदन बयासी जी, आदरणीय मुरलीधर द्विवेदी जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष कल्पना सिंह जी, सुनील शुक्ला जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय राजेश मिश्रा जी, रितेश केसरी जी, शिवेंद्र पाठक जी, अरुण त्यागी जी, राजकिशोर तिवारी जी, मंडल में निर्वाचित सभी पदाधिकारी, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता, हमारे चित्रकूट प्रभारी रहे आदरणीय यादव जी, उपस्थित स्व सहायता समूह की सभी मातृ शक्ति और यहाँ के नगर के वासी, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की ये छोटी सी कार्यकर्ता प्रणाम करते हुए सभी को अभिनंदन करती है, सभी का स्वागत करती है। विचार आते तो कहते कि अगर हमको किसी बच्चे को तैयार करना कि वो IAS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, अपने बच्चों को तैयार करना, तो उसकी हम शिक्षा दीक्षा प्रारंभ से चालू करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम हर यथासंभव उसको वो सुख सुविधाएं दे सके जिससे वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। इसी तरह मल्लाराव जी ने रानी अहिल्या जी की प्रशिक्षण शिक्षण की सुविधा उनको प्रारंभ करवाई, जिसमें उनको शिक्षा साथ साथ अब साम्राज्य संभालना है। तो राजनीतिक कुशलता के साथ साथ जब शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं तो शस्त्र का ज्ञान भी लेना आवश्यक है। तो उनको शस्त्रों का ज्ञान भी दिया गया, तलवारबाजी भी सिखाई गई और तलवारबाजी अकेले अहिल्या जी ने नहीं सीखी। उन्होंने ये आग्रह किया कि अगर मैं तलवारबाजी सीख रही हूँ तो मेरे साथ हमारे राज्य में रहने वाली महिलाओं को भी हमको ये ट्रेनिंग देनी होगी, इसका प्रशिक्षण देना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका प्रशिक्षण ज्ञान करके और हमारी सेना में भर्ती हो सके। इस तरह शुरुआत हुई शिक्षण पद्धति की, जिसमें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद मल्लाराव जी ने और प्रयास किया। जब राज दरबार लगता है तो राज दरबार में निश्चित तौर पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहां के लोग आते थे। तो ऐसे ही मल्लाराव जी हमेशा अहिल्या जी को अपने साथ बैठाते थे कि वो भी सीखे, वो भी देखकर सीखे कि किस तरह वो राज चला रहे हैं, कैसे लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं।
तो अहिल्या जी को एक बार उन्होंने राजगद्दी पर बैठाया। एक फरियादी बहन आई थी जो मुगलों के चंगुल में थी, और वो मुगलों के चंगुल से छुड़ा करके जब भागी तो मल्हार राव जी के चरणों में उसने शरण लेते हुए ये आग्रह किया कि मुझे ये मुगल लोग न केवल मेरा शोषण कर रहे हैं बल्कि मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और मुझे शंका है कि ये मुझे मार डालेंगे। तो उसका निर्णय मल्हार राव जी ने राजगद्दी पर अहिल्या जी को बैठाया और कहा कि इसका निर्णय आपको करना है। रानी अहिल्या जी ने पूरी बात उस महिला की सुनी और परिणाम ये निकला कि महिला के साथ अत्याचार करने वाले को, महिला के साथ गलत करने वालों को उन्होंने सजा सुनाई और एक हाथ सीधा वाला और उल्टा वाला पैर जो उसके साथ गलत किया था उसके काटने का आदेश उन्होंने दिया। इस तरह उन्होंने उस महिला की प्रार्थना सुनी और ये निर्णय सुनाकर ये घोषित किया कि अगर राज चलाना है तो हमें कठिन निर्णय लेते हुए गलत करने वाले के साथ किसी भी तरह का शरण नहीं देनी। उसके बाद इसी तरह समय बढ़ता रहा। खांडे राव जी गलत आदतों के शिकार थे। जैसे आज की महिलाएं से कहती हैं कि मेरे पति दारू पीकर पड़े रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, जो आमदनी आपकी भी आती है उसमें भी वो आपसे मांग करते हैं, आपको मारते पीटते हैं। ऐसी परिस्थितियां अगर, तो ऐसे में उन्होंने अहिल्या जी को सौंपा कि इसे सुधारना। प्रयास किया अहिल्या जी ने अपने पति खांडे राव को हमेशा सुधारने का, सही दिशा में ले जाने का। उन्होंने भी शस्त्र ज्ञान लिया, उन्होंने भी युद्ध में भागीदारी की और अनेकों अनेक युद्ध लड़े। लेकिन गलत आदत एक बार लग ना जाए, छूटने में बड़ी कठिनाई होती है। एक युद्ध में खांडे राव जी मदिरा का सेवन किए हुए गए और युद्ध लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हो गए। चूंकि सती प्रथा थी तो अहिल्या जी भी ये निर्णय लिया कि अगर खांडे राव नहीं रह गए हैं तो मैं जीकर क्या करूंगी, मैं भी सती होंगी। तब मल्हार राव जी को लगा कि मेरा एकलौता पुत्र वीरता को प्राप्त हो गया है, अगर मेरी बहू भी सती हो जाएगी तो इस साम्राज्य को कौन चलाएगा। तब उन्होंने अपनी बहू को समझाया और उनसे आग्रह किया कि बेटी, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा इकलौता पुत्र भी चला गया है, अब इस परिवार की, इस घर की जवाबदारी कौन संभालेगा, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, इस जनता को कौन संभालेगा। ये जनता हमारा परिवार। इतिहास बहुत ही उत्कृष्ट रहा और भारत के इतिहास की बात करें तो अनेक वीरताओं की गाथाएं हमने सुनी। उसमें वीर सपूत भी रहे हैं, वीर राजा महाराजा भी रहे हैं, अनेक वीरांगनाएं भी रही, जिसमें हम रानी दुर्गावती को देखते हैं और जिनके लिए कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी अवंतीबाई लोधी। ऐसी अनेकों अनेक वीरांगनाएं हैं जो भारत के इतिहास में इतने युद्ध लड़े हैं, चाहे वो अंग्रेजों के साथ हो, चाहे आताताइयों के साथ हो, चाहे मुगलों के साथ हो, सबके साथ हमारी माताओं ने युद्ध लड़ते हुए
वीरता शहादत को हासिल किया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 30 वर्षों तक मालवा के क्षेत्र में राज किया और किसी भी प्रकार का युद्ध उनके राज में नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि युद्ध करने लोग नहीं जाते थे या चेष्टा नहीं करते, लेकिन उनकी चतुराई, उतनी उनकी राजनीतिक कुशलता और उनका जो ईश्वर के प्रति आस्था, उनकी सेना इतनी बाहुबल थी कि सामान्य का कोई चेष्टा करे भी तो वो अपने उस परिणाम को पूर्ण नहीं कर पाता। बहुत से विषयों को भी आपके सामने सरिता जी ने रखा कि अहिल्याबाई जी को किस तरह रानी अहिल्याबाई होलकर बनाया गया। मैं थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि उनके जीवन की जो कहानी है उससे आज की मात्र शक्तियों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम स्वयं उससे सीख करके ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित, जो रानी अहिल्याबाई होलकर जी की सबसे बड़ी ताकत थी। जब वो होलकर परिवार की बहू बनी, तो बहू बनने के बाद, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब सती प्रथा होती थी, जब बेटियों के लिए पर्दा प्रथा होती थी, जब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। तब अगर हमारे पास ऐसी कोई सशक्त महिला आगे बढ़कर आई तो वो अहिल्याबाई होलकर जी। रानी अहिल्याबाई होलकर जी का विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ और कारण ये था कि जो उनके ससुर थे मल्लाव राव, उनके बेटे खांडेकर जी का सामान्यतः जो कहते कि लड़का गलत राह पर चला जाता है तो पिता की चिंता बढ़ जाती है। और मल्लाव राव जी जिस तरह मालवा के साम्राज्य को चला रहे थे, उनकी चिंता थी कि आने वाले समय में मेरा बेटा दुर्गुणों का शिकार होता जा रहा है, ये साम्राज्य कैसे चलेगा। इसको चलाने के लिए हमको किसी न किसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जो तेज, जो गुणवत्ता देख करके उन्होंने अहिल्या को अपनी बहू बना करके, अहिल्याबाई होलकर बना करके रानी बनाया था, उनकी नजरों में अहिल्या जी को लेकर ही यह विचार आया कि अब इस साम्राज्य की बागडोर अहिल्या जी को देनी। यदि तुम चली जाओगी तो इनको संभालेगा कौन। बहुत आग्रह मिन्नतें करने पर अहिल्या जी उनकी बात को मानी। अहिल्या जी को भी एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र भी गलत दिशा में था, उसने भी पिता की आदतों को अपनाया। बहुत समझाने पर उसको भी संभालना मुश्किल होता। अंतोगत्वा एक घटना मैं आपको ऐसी बताती हूँ कि जिसमें एक न्याय प्रियता और निष्पक्षता कैसे चाहिए तो उनके जीवन से हम सीख लेंगे और सरकार हमारे साथ खड़ी है, वो भी मजबूती के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ी ताकि हमारे घर में खुशहाली आवे, हमारा परिवार खुशहाल लगे और हम आगे बढ़ते जाए। और इसी निवेदन के साथ, इसी आग्रह के साथ आए हुए सभी अतिथियों को मैं पुनः पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती की उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में
अभिनंदन करते हुए सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 98 सरपंच बताएंगी महिला, 98 पंचायत में जमाई से आधी सरपंच महिला। अब बात चलत रही, हमारे अध्यक्ष जी कहा करो कि एसडीएम लगे, अगर महिला स्व सहायता समूह स्वयं जाए तो एसडीएम मैडम अपना के मैडम मतलब एसडीएम भी मैडम है, मतलब महिला है, पढ़ लिख के गई। तो हम कोनो ऐसे काम नहीं है कि नहीं कर सके, बस हम चाहिए नहीं, ऐसे नहीं कर पाए। ये चाहिए थे तो कोनो न कोनो घर के मजबूरी पड़ जाती, जिसके कारण हम करे नहीं पाए। ऐसे ये स्व सहायता समूह के लाने रखा गया है कि अहिल्याबाई होलकर जी स्व सहायता समूहन का प्रोत्साहित करें। और महिला सेना रही तो सब तलवारबाजी जलती रही है, लड़ाई युद्ध जलती रही है। तो महिला सेना हमों का बना है। अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो तो मारे पीटे तो हम ओखा कम से कम बचाव तो कर सके। ये कहानी ये अहिल्या जी की जीवनी रखने का मतलब है यह रहा कि जिस तरह वो अपने जीवन में संघर्ष करे। उनको पति शराब पिए रहे, लेकिन वो उन्हें सीधे रास्ते में ले आने का प्रयास करे। आए कि नहीं आए, लेकिन बहुत हद तक सफल है। और साथ साथ पूरे साम्राज्य का एक अपने मालिकाने नहीं, हम एक पंचायत में ही दिल्ली आए थे काम करे मां, और पूरा का पूरा जिला दे दिन जाए तब काम हुई। तो ऐसे आने वाले समय में जब 50% का आरक्षण महिलाओं का पंचायत चुनाव में मिला, नगरीय निकाय में मिला, और ये 50% आरक्षण 75% में महिलाएं हैं, हमारे भी हैं महिलाएं। 15 में से 13 पार्षद महिलाएं हैं, केवल 3 थे पुरुष, बेचारे किनारे बैठ रहा था। इतने सरपंचों में हाल है, इतने जनपदों में हाल। हम बैठ तो बहुत संख्या में गए, लेकिन कलम कागज अपन मजबूत नहीं कर रहे। एवं में हमका थोड़ी थोड़ी जवाबदारी निभाने को पड़ी। हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता रहे, कुछ मंडल में पहले रहे, फिर मोर्चा में आए, फिर जिला में आए, फिर उसके बाद भगवान की दया से टिकट मिली, चुनाव लड़ी तो अपना बचे के आशीर्वाद से पहल मेरी का निपट गई। दूसरैया के परिश्रम हार गए, लेकिन हारी नहीं मानी। हारे के बाद हारी न माना चाहिए, और यह न समझा चाहिए कि हम नहीं कर सके। जब तक यह मानो कि हम नहीं कर सकी तो वास्तव में हम न करो, और जितना यह मान लिया कि हम ही यह करे थे और करके दिखाओ, वह दिन अपना बच्चे वही काम कब कर ले। ऐसे पहली काम का करे थे अपने आप का मनाने कि अगर हम सरपंच हैं, हम जनपद हैं, हम जिला पंचायत हैं, या विधायक हैं या सांसद हैं, तो हमें खुद का सक्षम बनावे। हमें हमों को कुछ नहीं आदत रहा, सब सीखें। जब तक सीखम न सीखे तो कोनो उम्र नहीं हो। अपना जब चाहे पढ़ सकी थे, जब चाहे काम सीख सकी थे, लेकिन अगर सीखम न तो जानम न, इस तरह हमें को भी पढ़ाए रही और हम पढ़े रहा। हम स्वयं से जागरूक हुई तब हम जागरूक हो सके। ऐसे आपन आपन पदवी के संभालने के जवाबदारी हमारा। अगर हम स्व सहायता समूह चला रहे हैं तो वह समूह चलाने के ताकत हमारे अंदर हो, और वह समूह में जो काम मिले वही हमें जानकारी हो। चाहे अगरबत्ती बनने थे, चाहे चिप्स बनने थे, चाहे पापड़ बनने थे, चाहे अचार बनने थे, चाहे दरी बनने थे, चाहे चटाई बनने थे,
के जो भी काम, इतने काम है आज की डेट मानी कि अपना कौनो एक काम पकड़ ले और वह मानी निपुणता हासिल करी। निपुणता ऐसे कि जब काम में गुणवत्ता हुई, अच्छा काम हुई तो वह मोल अधिक मिले और मोल चाहे तो काम में परिपक्व हो तो पड़ी। हाथ के सफाई जही काट सिलाई 100 रुपया के होती, एक ब्लाउज 50 रुपया का सिल जाता है, 100 रुपया का सिल जाता है, 250 का, 500 का, 1000 का, 5000 का सिल जाता। अब सीए वाला कितना निपुण होगा है ऊपर ओकर रेट अधिक निर्धारित कर। ऐसे हाथ के सफाई, हाथ के कला हमनी आवा चाहिए और जितनी अच्छी हमारे हाथ के कला हुई, जितने हम निपुण हुई जा उतने ओकर रेट ज्यादा मिली। ऐसे रोजगार के अवसर अब हर व्यक्ति का नौकरी तो संभव नहीं है, कौनो देश में संभव नहीं है, पर क्या संभव है कि हम कौनो न कौनो काम सीख के या करके उसे रोजगार बनाए और वह रोजगार बनाओ तो 4 जने का और रोजगार मिली और ओके बिक्री के बाद जब आमदनी आई तो वह हम आपस में बांट करके हमारे घर अच्छे से संचालित हुए। स्व सहायता समूह एक लाने रहा और नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं का सशक्त करें। जब तक घर के मेहरिया मजबूत ना हो तो घर मजबूत नहीं हो सकता। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में हो तो महिलाओं का पूरा पढ़ने का अधिकार, पूरी व्यवस्था उसकी सरकार करी, शिक्षा मुफ्त में। शिक्षा के दरमियान लाडली लक्ष्मी जो बिटिया बनी, उन्हें लखपति बिटिया बनी, 1 लाख रुपया। जब तक 12वीं पास करेंगे 1,18,000 होगा और ओके बाद 12,500 की किस्तें कॉलेज के फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के बीच में 25,000 वो मिलेगा और उसके बाद कन्या विवाह, अगर गरीब परिवार से बेटी है तो कन्या विवाह में वो आई तो 55,000 की राशि, जो 49,000 की राशि डायरेक्ट बिटिया का दिन जाती, ताकि बिटिया का जो सामग्री चाहे थे, जो चाहे थे वह खरीद सके। ओके बाद लाडली बहना, आज के समय में ऐसे कोनो महिलाएं हैं जो गरीब परिवार से नहीं है, देखा लाडली बहना से नाम और सरकार की सबसे अच्छी योजना। हमें घर का काम करेगा तो समय नहीं है, हम सुबह पता चला भोरे 5 बजे से लगे हैं और रात के 10 बजे तक काम कर रहे हैं। दोनों घर पे काम करे मजदूरी के ही मिलत, हमका ताकत न मिली के ही मिली है। जरा बता दे कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना आना बनाएगा, लड़का कपाले पोसे को मजदूरी घर के देने का, पर सरकार 1250 रुपया हर महीना बिना देरी के अपना के खाता में भेजे। ऐसे भेजती कि ये बहन का ही जिनके लगे आमदनी नहीं है और अगर वही आवश्यकता ही पता चला को मेला जाए 100 रुपये का सामान चाहे था तो पहले आदमी के लगे हाथ फैला देते जाए वो मेला जाए तो हमका 100 रुपया दे दे मेला करिए। बाजार वाली कुल्फी ना आई वो का खाए थे तो बोहे का पैसा न, लड़का रो रहा है मम्मी पैसा दे दे, मम्मी पैसा दे दे, हम कुल्फी खा ले, हम दुकान से काफी ले, ओके लगे अपने पास पैसा नहीं है तो कम से कम पहली सामान करके हमारे लगे 1250 रुपये का उधर कुछ न कुछ कम खरीदे ले, लड़कनों का खरीद ले थे, अपने लाने खरीद ले थे, घरों में अगर तेल नमक नहीं है, हल्दी नहीं है तो वो खरीद ले, राशन पानी अगर कुछ चाह के कुछ बनना के त्योहार वो खरीद ले। तो जब सरकार इतना महिलाएं का कर रही थी, हमारे अपन घर के बेटे हमें 100 रुपया मजदूरी और सरकार 1250 रुपया दे रही, ताकि आत्म सम्मान बना रहा है महिलाओं का। उन्हें यह न लगे कि हमारे लगे कुछ नहीं हुआ, हमारा जीवन में रखा। और फिर 60 साल के हुए थे तब पेंशन,
साथ ही अपना बीमार पड़ने का आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का हर गरीब परिवार का आयुष्मान कार्ड बना थे। हर साल 5 लाख तक का इलाज देश के कोना में चले गए तो हर जगह आपका इलाज होता। किसान सम्मान निधि, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लाने किसान सम्मान निधि। और रजिस्ट्री में भी महिलाएं का 3% लागत है, पुरुष का 5%। ऐसे अब संपत्ति जो है महिला के नाम भी हो लगे हैं, घर भी हो लगे हैं, जमीन भी हो लगे हैं। तो सरकार का लगातार प्रयास है तो महिला का, किसानन का, युवा का और गरीब परिवार का कल्याण करे थे, इन्हीं आगे बढ़ावे थे, इन्हीं मजबूत करे थे, ताकि सशक्त भारत का निर्माण अच्छी तरीके से हो सके। हम 10 जने का बढ़ा जब 50 जने पीछे रह गए हैं तो कैसे के रेस बराबर कर हुए, ऐसे सबका आगे बढ़ावे थे। और जिस दिन सब आगे बढ़ देंगे तो यह भारत अखंड भारत बन जाए, ये भारत विकसित भारत बन जाए और सब कमाए लगने तो यह भारत आत्मनिर्भर भारत बन जाए। यही से आज हम पुण्य शोका अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती जो 31 तारीख का ही है, उनको हो सकता है इस रथ से चोट लग जाए या रथ किसी पर चढ़ जाए, ये बिना सोचे उन्होंने रथ दौड़ाया और हुआ ऐसा ही। एक गाय के बछड़े के ऊपर वो रथ चढ़ गए और कलाते हुए 1 दिन के भीतर उस बछड़े की मौत हो गई। वो गाय जिसका बछड़ा वो रोती बिलखती वहीं बछड़े के पास बैठी रही और रानी अहिल्याबाई होलकर जी को जब ये घटना पता चली तो उन्होंने बेटे को डांटा और आदेश दिया कि इसको भी ले जाकर के बांध करके और वही जगह लेटा दीजिए और रथ चढ़वा दीजिए। तभी इसको पता चलेगा कि एक मां से उसके बेटे को छीनने का डर क्या होता है और मृत्यु का भय क्या होता है। उन्होंने आदेश दिया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस रथ को में बैठ करके और राजकुमार जी के ऊपर उस रथ को चढ़ा। जब कोई नहीं चढ़ रहा था रथ पे तो अहिल्या जी स्वयं उस रथ पे चढ़ गई और रथ को आगे बढ़ाने लगी। और जैसे ही रथ उनके बेटे के पास पहुंचा तो सोचिए बचाने के लिए कौन आया? बचाने के लिए वही गाय आई जिसका बछड़ा खत्म हो गया और वो आके उस रथ के सामने खड़ी हो गई और बहुत मिन्नतें की अहिल्या जी ने कि सामने से हट जाओ। तो जिस तरह हमारी गौ माता सिर हिलाती है उस तरह गौ माता ने सिर हिलाते हुए नम आंखों से माँ को मना किया कि जिस विलय से वो गुजर रही है उस विलय से अहिल्या जी को ना गुजरना पड़े, क्योंकि पुत्र जाने का गम क्या होता है वो गाय पहले से ही उस पीड़ा से ग्रसित थी। अब वही पीड़ा अहिल्या जी को होगी। इस तरह ये घटनाक्रम दिखाती है कि अहिल्या जी कभी भेदभाव नहीं करती थी न्याय करने पे। अगर उनके स्वयं के परिवार में किसी ने गलत किया है तो उसको भी दंड वही मिलता था जो सामान्य प्राणी को मिलता था, सामान्य मनुष्य को मिलता था। उनके राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं। समय बढ़ा और उनका बेटा बीमार हुआ और बीमारी में ग्रसित होकर वो खत्म हो गया। उससे वो फिर टूट गई। सास ससुर भी चले गए। अब अहिल्या जी स्वयं को अकेला महसूस करने लगी और उन्होंने कहा कि अब मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मेरे पति चले गए, मेरे ससुर चले गए, मेरे सास चली गई, मेरा बेटा चला गया और उसी के बाद कुछ दिन बाद उनके बेटे की बेटी की पति की मृत्यु हुई।
और पति की मृत्यु के साथ चूंकि सती प्रथा थी तो बेटी भी सती हो गई। अब उनके पास परिवार में कोई नहीं बचा, जिसके विलाप करते हुए वो शिव मंदिर, चूंकि शिव भक्त थी तो विलाप करते हुए शिव मंदिर पर बैठी रही और कहा कि अब मुझे सब त्याग देना है, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, संन्यास लेना चाहती हूँ। लेकिन तब फिर जो जनता उनसे जुड़ी, उन्होंने कहा कि अगर आप चली जाएंगी तो आपके इस परिवार की चिंता कौन करेगा, हम भी तो आपका परिवार हैं जो आपसे जुड़े हुए। तब अहिल्या जी ने फिर से यह निर्णय लिया कि मुझे अब जनता के हित में जितने हो सके कार्य करने हैं। और इस तरह उन्होंने, थी तो वो इंदौर की, लेकिन उन्होंने राजधानी अपनी रहने का स्थान नर्मदा किनारे महेश्वर में बनाया और नर्मदा मैया की पूजा और शिव भक्ति करने में वो लीन भी रहती। और साथ ही उन्होंने जो उनका राजकोष था, जो उनकी स्वयं की आमदनी थी, उसको उन्होंने राज के लिए अनेकों अनेक काम करने के लिए व्यय करना प्रारंभ कर दिया। अब अभी बताया कि चारों दिशाओं में उन्होंने मंदिर का निर्माण भी किया और जीर्णोद्धार भी किया। लगभग 250 मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया। आज तक के इतिहास में इतने मंदिर किसी भी राजा ने नहीं बनवाए। साथ ही उनकी एक राजनीतिक कुशलता की भी मैं आपको घटना बताऊंगी। उन्होंने युद्ध कोई नहीं लड़ा। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तो पासी के राघोबा, पासी साम्राज्य के राघोबा सोचे अब तो इनके यहाँ कोई नहीं बचा, पति भी खत्म हो गए, ससुर भी खत्म हो गए, सास भी खत्म हो गई, बेटा भी खत्म हो गया, अब कोई नहीं बचा, अकेली अबला नारी बची। अब हम आक्रमण कर सकते हैं और इसके राज्य को हम अपना बना सकते हैं। ये सोचा, इस मंशा से सेना लेकर कूच किया। कहते हैं घर में भेदी होता है, उनके भी राज्य में एक भेदी निकला जिसने जाकर के बताया कि अब हमारी अहिल्या जी बहुत शोकाकुल हैं, टूटी हुई हैं, अभी आक्रमण करके और राज्य को हथियाया जा सकता है। लेकिन आक्रमण करने वाले ने नर्मदा के तट पर जब पहुंच गए, उसकी सीमा तक पहुंच गए, तो उन्होंने एक संदेश भेजा और संदेश ये भेजा कि हम आपके साम्राज्य में आक्रमण करेंगे, अन्यथा आप इस साम्राज्य को हमें सौंप दो। तब अहिल्या जी ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा, मैं तैयार हूं कि आप आक्रमण करो, मेरे पास भी भव्य सेना है, महिलाओं की सेना है और ये सेना आपके सामना करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक बात का मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि ये महिलाओं की सेना है। याद रखिएगा, युद्ध होगा तो युद्ध में एक हारेगा और एक जीतेगा। यदि मैं हार गई तो आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा कि बेचारी अबला नारी के ऊपर आक्रमण करके तुमने साम्राज्य को हथियाया था, और यदि तुम हार गए तो तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब मरने के लिए कि तुम महिलाओं की सेना से हार के चले हो। ये पत्र नहीं, एक तीर था जो राघोबा के सीने में जाके चुभा और राघोबा ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भेंट करने के लिए स्वागत, लेकिन सेना के साथ कौन आता है भेंट करने?
बोले मेरे को पता लगा कि आपको पुत्र शोक हुआ है, इसलिए मैं आपको सांत्वना के लिए मिलने आ रहा हूं। बोले आपका स्वागत। और वो गए, मिले और मिलकर फिर यही बात हुई और उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए कहा। तब राघोबा ने उनसे क्षमा याचना की और उनका मन नहीं माना। वो समझ गए कि वो जो मुझको उकसा रहा है साम्राज्य में कूच करने के लिए, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि ये युद्ध हो। और युद्ध में जो सेना थी उनकी 30,000 की सेना थी। महिलाओं की आम सेना नहीं थी कि कोई कहे 2-3 हजार की सेना थी। 30,000 महिलाएं उनकी सेना में और मात्र 20,000 की सेना लेकर राघोबा युद्ध करने आए। तो वो डर गए और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मेरी पराजय होगी और परिहास होगा, इसलिए वापस लौट जाना ही उचित है। तो क्षमा याचना करते हुए और उन्होंने अहिल्या जी को प्रणाम किया और सांत्वना दी और वापस उल्टे पांव लौट गए। ये राजनीतिक कुशलता होती, ये चतुराई होती, ये रणनीति होती है कि बिना तलवारों के भी युद्ध को जीता जा सकता है। क्योंकि युद्ध की तैयारी तो हो गई थी, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई थी युद्ध के लिए, लेकिन अहिल्या जी ने अपनी चतुराई से, अपनी राजनीतिक कुशलता से उस युद्ध को रोका। और रोका नहीं, उस युद्ध को जीता। युद्ध ना होना भी जीत है, इसलिए अहिल्या जी पूजी जाती है। आज की स्थिति में किया जा रहा है। उनकी वीरता की आपने कहानी सुनी, उनकी न्याय की कहानी सुनी कि किस तरह वो न्याय करती थी, किस तरह वीर थी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अपने राज्य को आर्थिक मजबूत करने के लिए महिलाओं का हथकरघा और भारतीय परिधान की वस्त्र साड़ियों का निर्माण चालू किया। हम विदेश से कपड़े खरीदते या दूसरे के बने कपड़े पहनते, इससे अच्छा है कि यदि हमारे मनगवा में ही कपड़े बनने लगे तो हम यहीं से खरीदने लगेंगे और यहीं से कपड़ा बनेगा, यहीं के लोग खरीदेंगे, यहीं के लोग पहनेंगे, तो यहीं की आमदनी बढ़ेगी। इस विचार से अहिल्या जी ने महेश्वर में इसकी स्थापना की, हथकरघा बनाए और उन हथकरघा को हमारी बहनों ने चलाया। सूत की वो महेश्वरी साड़ियां बनाती थी जो सूती और सिल्क की होती, कॉटन और सिल्क उसमें मिक्स होता है और उसी साड़ियों को वहां पे आज भी बनाया जाता है। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ से लेकर विदेशों तक हर जगह महेश्वर की महेश्वरी साड़ियों के नाम से विक्रय किया जाता है, लोग पहनते। मतलब एक ऐसी रानी, एक ऐसी महारानी, एक ऐसी पुण्य श्लोका जिन्होंने चारों दिशाओं में न केवल अपने साम्राज्य को विख्यात किया, क्योंकि मुगलों का शासन समाप्त हो रहा था, मराठा सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे और ये सनातन धर्म चारों दिशाओं में फैलाने की आवश्यकता थी। ऐसे में अपने राजकोष से, अपने स्वयं के कोष से उन्होंने निकाल करके रोडों का निर्माण किया, जैसा कि आपने बताया। साथ ही मंदिरों का निर्माण किया, 250 मंदिर बनाए। अब मंदिर कोई जाएगा तो वहां रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो आपको हर जगह अहिल्याबाई होलकर जी की धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। उन्होंने जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, उन्होंने पानी के लिए कुएं तालाब बनवाए। अपनी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने चारों तरफ से हर जनता के लिए काम किया। हर तरफ से जो आज इस इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि साउंड हो रहे हैं, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, ये
अगर किसी में ज्ञान था तो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी में था। इसलिए जब एक बेटी एक बहू को आप सशक्त करते हो, शिक्षित करते हो, उसके हाथों में बात दौड़ देते हो, तो घर कैसा चलता है ये हमको आपको अहिल्याबाई जी से पता चलता है। अहिल्याबाई जी ने जब उनको ससुराल की बागडोर मिली तो किस तरह उन्होंने उस साम्राज्य को चलाया। कहते एक महिला के लिए उसका परिवार सब कुछ होता है, उसका पति, उसके बच्चे, उसके सास ससुर, उसके माता पिता सब कुछ होते हैं। और जिसके पास ये सब ना हो तो उसके पास जीने की वजह क्या होती है, कमाने की वजह क्या होती है। तो जब वो जनता से जुड़ जाता है और जनता को अपना परिवार मान लेता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए जीता है, उनके लिए कार्य करता है, उनकी खुशहाली की चिंता करता है। आज की राजनीति यही कहती है कि अगर किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अपनी जनता को खुश कर पा रहा है तो वास्तव में वही राजा है, और वो उनके न केवल सुख दुख की चिंता कर रहा है, उनकी हर प्रकार की आवश्यकताओं की चिंता कर रहा है, वही राजा है। और महिलाओं को सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया। आज हम देख रहे हैं कि वो दोनों जगह पर रखे गया, चाहे कपड़ा हो चाहे रसोई हो, मिलेगा नहीं। सामान्य है जीवन में, हमने आपने आपका सहयोग ही कर रहे हैं, आपके घर को सुसज्जित कर रहे हैं, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अपने सपनों को त्याग रहे हैं। हमने भी सपना देखा होगा, हम भी कुछ करें आगे। पढ़ लिख कर बहुत सी महिलाएं घर पर बच्चों को पाते हैं, घर की देख रेख करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बुद्धि की कमी या किसी भी प्रकार से वो कमजोर, बस वो अनुशासित हैं और जीवन में चाहती हैं कि हमारा परिवार बना रहे और परिवार की अखंडता बनी रहे, इसलिए चुप। और आज मोदी सरकार यही चाहती है कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हों, इनके ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है तो वो सहन न करना पड़े, उसके खिलाफ, उसके विरोध में आवाज उठाएं। और ये आवाज तभी उठेगी जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आपके पास आमदनी होगी, आप कमा रही होंगी, तभी आप ये आवाज उठा सकते हैं। अहिल्या जी कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनकी जीवनी के माध्यम से हमको फिर से उनको याद करते हुए ये प्रयास करना है कि हर जिले में, हर गांव में अहिल्याबाई जैसी पुण्य श्लोका माताएं बन करके हर महिला के साथ खड़ी हो और महिलाओं को मजबूत करने के प्रयास में हो, अपने क्षेत्र के विकास में हो और बढ़ चढ़ के उसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और ये हिस्सेदारी ऐसे नहीं हो रही। आज महिला सरपंच, कितनी महिला सरपंच है अपने यहाँ? पहली बच्चा कोई देता, बस 5 मिनट में तुम्हें हम भेज दे। चाहेंगे कि उनके जीवन से हम सीख लेंगे और सरकार हमारे साथ खड़ी है, उनकी मजबूती के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ी, ताकि हमारे घर में खुशहाली आवे, हमारा परिवार खुशहाल लगे और हम आगे बढ़ते चले। और इसी निवेदन के साथ, इसी आग्रह के साथ आए हुए सभी अतिथियों को मैं पुनः पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती की उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ।
भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं जिनके पास घर में खाने को नहीं होता, उनको राशन उपलब्ध करवाना। वो गरीब महिलाएं जो गर्भवती होती थी और पौष्टिक आहार नहीं ले पाती थी, जिसके कारण उनका बच्चा कुपोषित पैदा होता था, उनको पौष्टिक आहार के लिए 18,000 की राशि किसी सरकार ने व्यवस्था की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। बेटियों को कहते थे कि अगर बेटी हो जाए तो कहा जाता है कि अब क्या करें, ऐसे माना जाता था कि बेटियां बोझ हैं। आज वही बेटियां क्या बन रही हैं? लाडली लक्ष्मी बन गई। और लाडली लक्ष्मी उन बेटियों को बोझ से हटा करके किसी ने बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। आज बेटियों के पैदा होने में भी बरहों होते हैं, उत्साह होता है, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। और बेटियों की कुशलता देखनी है तो आप हर क्षेत्र में देखिए। किसी भी घर में अगर स्त्री नहीं, महिला नहीं, बेटी नहीं, तो उस घर में आप घुस करके देखिए, घर पूरा अस्त व्यस्त होगा, आदमी भी अस्त व्यस्त होगा। पर जिस घर में, जो भी घर में महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, वह घर सुसज्जित रहा, वो प्रॉपर व्यवस्थित रहा, और मैं सब व्यवस्था रहती, खानों को मिल जाते, बैठों को मिल जाते, और को चला जाता, खाओ, सब व्यवस्था हो जाती। और नहीं जो घर में मेरी नहीं तो कौन पानी को नहीं पूछो। इसलिए महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को सम्मान की आवश्यकता, कुछ नहीं मांगती, आप उनसे प्रेम से बोलिए, आप उनको सम्मान दीजिए, अपमानित न करिए। और जहां सम्मति वहां सम्मति आना, जहां सुमति है वहां संपत्ति। और वो श्लोक कहते हैं कि तत्र नारायण की पूजते रमते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। जो महिला का सम्मान करता है, जिस घर में स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होता, दोनों को बराबर समझा जाता है, जिसमें हर निर्णय में महिला की भी सहमति ली जाती है, पुरुष की भी सहमति दी जाती है, उस घर में हमेशा संपन्नता आती है। और जिस घर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, वो घर कभी बरकत नहीं करता। और हर सफल पुरुष के पीछे नारी है, और हर नारी जो सफल है उसके पीछे भी पुरुष। हम दोनों बराबर, कहीं ऊंच नीच नहीं। जब भगवान ने बनाने में भेद नहीं किया, बल्कि नारी को और मजबूत बना करके भेजा। प्रसव की पीड़ा जो नारी सहती, पुरुष के दांत में दर्द हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। वो 9 महीने जिस तरह अपने कोख में बच्चा लेकर महिलाएं हर काम करती, कोई शिकायत नहीं करती। डिलीवरी होने तक, डिलीवरी के 1 घंटे पहले तक घर के सारे काम करती हैं, वो महिलाएं मजबूत। जो महिलाएं घर की आपकी व्यवस्था को देखती, घर में आपके राशन है, पानी है, कब किसकी आवश्यकता है, पूरा मैनेजमेंट देखिए, उनका मैनेजमेंट पावर देखिए, इसलिए वो महिलाएं सक्षम। जो कहता है कि महिलाओं को कुछ तो नहीं, तुम क्या हो, एक गृहिणी, क्या काम करती हो? रोटी बनाते, झाड़ू पोछा करते, बर्तन करते, बच्चों को पालते। एक दिन पुरुष को करवा लीजिए, दूसरे दिन घर छोड़ देना चले जाते, बताइए। उस कार्यक्रम की जिले की संयोजिका और जिले की महामंत्री बहन
सरिता पटेल जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुनील शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई विपिन मिश्रा जी, हमारे मऊगंज मंडल के अध्यक्ष भाई अमित सिंह चौहान जी, हमारे खटखरी मंडल के अध्यक्ष भाई मुरलीधर द्विवेदी जी, हमारी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष हमारी जनपद की पूर्व अध्यक्ष बहन कल्पना सिंह जी, हमारी जिले की मंत्री बहन पूनम गुप्ता जी, हमारी ये अहिल्याबाई का 300वां जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि अहिल्याबाई कौन थी, अहिल्याबाई का इस देश के लिए क्या योगदान था, अहिल्याबाई का इस समाज के लिए क्या योगदान था, अहिल्याबाई हमारी आपकी प्रेरक कैसे बनी। अहिल्याबाई को हम सब नरेंद्र मोदी से लेकर के भारत का जन्म लेने वाला एक एक बच्चा अपना आदर्श क्यों मानता है, इसको समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। एक सामान्य से घर में मेरी बहनों आप सब लोग बैठी हैं, जिस तरह आप एक सामान्य से घर की किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की चाची है आप लोग, ठीक उसी तरह अहिल्याबाई जी भी एक सामान्य गड़रिया घर में पैदा होकर के इस देश की बड़ी सबसे बड़ी राजमाता बनी मेरे मित्रों, होलकर वंश की रानी बनी मेरे मित्रों। मैं उस विषय में पहुंच नहीं जाना चाहता हूं, उस विषय के बारे में सरिता जी ने आपके बीच में विस्तार से बता दिया है। आज महिला स्व सहायता समूह का सम्मेलन है। अहिल्याबाई की कल्पना थी कि हमारे समाज में महिलाओं की भी भागीदारी बराबर की हो, पुरुष के साथ साथ महिला भी हमारे समाज में अपनी भागीदारी निभाएं, समाज के उन्नति में महिलाओं का योगदान हो, समाज में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की 50% की भूमिका हो, समाज में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की 50% की भूमिका हो, समाज में सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की 50% भूमिका हो। समाज का अगर विकास करना है, राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो जब तक पुरुष और महिला एक साथ मिलकर के कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, ये देश परम वैभव के शिखर में नहीं पहुंच सकता, ये देश जन्मोत्कर्ष की स्थिति में नहीं पहुंच सकता, ये देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। ये अहिल्याबाई की कल्पना थी मेरी बहनों। उस आज आप सब लोग स्व सहायता समूह की बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं, स्व सहायता समूह की बहनों, ये जो स्व सहायता समूह की जो परिकल्पना हुई, स्व सहायता समूह का गठन किया जाए, उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, स्व सहायता समूह की बहनें अपना रोजगार चालू करें, अपना धंधा चालू करें, अपने रोजगार धंधा में 10 और महिलाओं को जोड़ करके आर्थिक रूप से मजबूत हो, अपने घर को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें और घर परिवार समाज के मजबूत करके इस राष्ट्र को मजबूत करें। आप भी मजबूत होइए और 10 महिलाओं को भी मजबूत करिए। ये जो परिकल्पना आई थी, उस परिकल्पना की अगर प्रेरक कोई थी, इस परिकल्पना को लाने वाला कोई था, पूर्ण श्लोका रानी अहिल्याबाई थी मेरी बहनों। अहिल्याबाई ने सबसे पहले आप सबने सुना होगा कि होलकर राजवंश की जब राजधानी इंदौर से महेश्वर बनी, तो इंदौर से महेश्वर जब बनी, आज आप सब लोग बड़े चाव के साथ महेश्वर की साड़ियां पहनती हैं। महेश्वर की साड़ियां भारत ही नहीं पूरे विदेश में जाती है मेरी बहनों। तो महेश्वर की साड़ियों का बनाने का, महेश्वर की साड़ियों में महिला कैसे उसको काम करेंगी, कैसे महिलाओं का एक समूह बनेगा और समूह के माध्यम से महेश्वर की साड़ी देश के एक एक कोने में जाएगी, इसकी परिकल्पना किसी ने की थी। तो परिकल्पना करने वाली पूर्ण श्लोका रानी अहिल्याबाई थी मेरी बहनों। अहिल्याबाई ने परिकल्पना की, अहिल्याबाई ने सोचा कि महिलाओं का एक स्व सहायता समूह बनाया जाए और स्व सहायता समूह के माध्यम से हम महेश्वर में साड़ी बनाने का काम चालू करेंगे। एक महिला, आज से 300 वर्ष पूर्व की महिला, एक गड़रिया परिवार की सामान्य महिला, लीजिए
परिकल्पना की थी और उन्हीं के परिकल्पना सहकार के स्वरूप नरेंद्र मोदी जी ने आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव-गांव, घर-घर, एक-एक गांव बूथ में आपके स्व सहायता समूहों का गठन किया है। मेरी बहनों, अहिल्याबाई जी कैसा नाम था? आपके बीच की महिला थी, आपके बीच की बहन थी, आपके बीच की लड़की थी, एक सामान्य से परिवार की, गणरिया परिवार की लड़की थी। अब आप कल्पना करिए इंदौर से बनारस की दूरी कितनी रही होगी? अगर अपन इंदौर से बनारस की दूरी देखते हैं तो इंदौर से बनारस की दूरी 900 किलोमीटर थी। मुगल काल में मुसलमानों ने इस देश में जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर को खंडित करने पर मंदिर को तोड़ने का काम किया था, तो उस मंदिर को सही करने के और धर्मशाला बनाकर के मंदिर का सही स्वरूप देने का किसी ने काम किया था, तो काम किया था पूर्ण श्लोका रानी अहिल्याबाई ने। मेरी बहनों, आप कल्पना करिए कि इंदौर से रामेश्वरम की दूरी कितनी है? इंदौर से रामेश्वरम की दूरी जब हम तय करते हैं तो इंदौर से रामेश्वरम की दूरी 1438 किलोमीटर होती है। मेरी बहनों, कितनी? 1438 किलोमीटर। और इंदौर से रामेश्वरम में जाकर के शिवलिंग की स्थापना करना और एक महान मंदिर का निर्माण करना और रामेश्वरम में भक्तों के लिए धर्मशाला बनाने का किसी ने काम किया था, तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी नेता, आपकी प्रेरक रानी अहिल्याबाई ने किया था। मेरी बहनों, इंदौर से जगन्नाथपुरी की दूरी कितनी है? इंदौर से जगन्नाथपुरी की दूरी मेरी बहनों 932 किलोमीटर है। इंदौर की रहने वाली रानी जगन्नाथपुरी में जाकर के मंदिर का निर्माण करती है, धर्मशाला का निर्माण करती है। इंदौर से केदारनाथ की दूरी कितनी है? इंदौर से केदारनाथ की दूरी मेरे मित्रों, मेरी बहनों 732 किलोमीटर है। इंदौर से चलकर को केदारनाथ में अपना मंदिर का काम कराती है, शिवलिंग की स्थापना का काम करती है। 10,932 दिन उन्होंने राज किया था। मेरी बहनों, इंदौर राज्य की गति उन्होंने 10,932 दिन निर्वहन किया था। 10,932 दिन में आप कल्पना करिए 3,212 मंदिरों का निर्माण अगर किसी ने करा है इस देश में, तो रानी अहिल्याबाई 3,212 मंदिरों का निर्माण कराने का काम अगर किसी ने किया, तो काम किया था रानी अहिल्याबाई ने। मेरी मित्रों, मेरी बहनों, ये हमारी आदर्श है। इंदौर से लेकर के कलकत्ता, इंदौर से लेकर के बनारस, इंदौर से लेकर के रामेश्वरम, इंदौर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक आज के 300 वर्ष पूर्व अगर किसी ने पक्की सड़क बनाने का काम किया था, पक्की सड़क बनाने की परिकल्पना की थी, तो परिकल्पना की थी मेरी बहनों रानी अहिल्याबाई। ऐसी रानी अहिल्याबाई को हम सबको अपना आदर्श मानना है। हम सब जिन्होंने हमको स्व सहायता समूह में जोड़ने की परिकल्पना लाया, जिन्होंने स्व सहायता समूह का गठन कैसे होगा, 10 महिलाएं, गांव की गरीब 10 महिलाएं आपस में एक विचार, एक परिवार में जुड़ेंगी, एक विचार और एक परिवार में जुड़ करके 10 महिलाएं इकट्ठी होंगी, वो सभी का अपने समूह का गठन करेंगी। समूह के गठन के बाद कुछ पैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हर महीने जमा करेंगी। जब उनकी फर्स्ट ग्रेडिंग होगी, अभी पूजा पटेल जी बता रही थी कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनूंगी, पहले आपकी समूह की प्रथम ग्रेडिंग होगी, प्रथम ग्रेडिंग के बाद आपको छोटा सा लोन मिलेगा, फिर आपके समूह की सेकंड ग्रेडिंग होगी, सेकंड ग्रेडिंग के बाद फिर थोड़ा सा लोन मिलेगा, फिर आपकी समूह की थर्ड ग्रेडिंग होगी। जब थर्ड ग्रेडिंग हो जाएगी तो आपके समूह को थोड़ा और लोन मिलेगा, और जब आपकी समूह के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेडिंग पूर्ण हो जाएगी तो ये होगा कि आपका समूह आप अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। आप अपना उद्योग चालू कर सकती हैं, आप अपना धंधा चालू कर सकती हैं, आप अपना व्यवसाय चालू कर सकती हैं, अपने उद्योग से, अपने धंधे से, अपने व्यवसाय से और सारे लोगों को आप जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बना सकती हैं। मेरी बहनें, आप लोग बैठी हैं यहाँ, मैं आपसे इतना निवेदन, आज है स्व सहायता समूहों का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना
इस देश के विकास में 50% अगर भागीदारी किसी की होगी तो हमारी महिला बहनों की होगी। उस मोदी जी के सपने को आपको साकार करना है मेरी बहनों। सामान्य तौर पर हम देखते हैं, हम सुनते हैं जो हमारे सामने आता है, स्व सहायता समूह का अगर हमने गठन कर लिया तो स्व सहायता समूह के गठन के बाद हमारी परिकल्पना, हमारी सोच कहाँ तक आती है? हमारी परिकल्पना और हमारी सोच मध्याह्न भोजन तक रहती है। हम मध्याह्न भोजन के लिए परेशान रहते हैं। हमारे समूह का गठन हुआ, हमारे प्रति उस समूह के माध्यम से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करा लेते हैं और करा लेने के बाद एसडीएम और जनपद सीओ के चक्कर लगाते हैं, नगर पंचायत सीओ के सीएमओ के चक्कर लगाते हैं कि हमको इस विद्यालय का मध्याह्न भोजन का काम मिल जाए, हमको इस आंगनबाड़ी का मध्याह्न भोजन का काम मिल जाए। आपको मध्याह्न भोजन से ऊपर उठ करके अपने पतियों के से निर्भरता से दूर होकर के अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है। आपकी भागीदारी होनी है। आपकी आत्मनिर्भरता ही देश को आगे बढ़ाएगी। आपको विकास में आपका योजना, आपकी भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए एनआरएलएम के माध्यम से आपको, हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं। अभी मैं राजकिशोर जी से पूछ रहा था यहाँ हरमाना जनपद में कितने स्व सहायता समूह हैं, तो अगर हमने जब पूछा तो हरमाना जनपद में 1200 स्व सहायता समूह है। तो 1200 स्व सहायता समूह की बहनें, 1200 स्व सहायता समूह माने 12,000 हमारी बहनें, और 12,000 अगर बहनें हमारी आत्मनिर्भर हो गई तो मऊगंज मध्य प्रदेश का नंबर 1 का जिला बनेगा मेरी बहनों। उसके लिए आपकी भागीदारी जरूरी है, उसके लिए आपको कदम से कदम मिलाना जरूरी है। मध्याह्न भोजन से ऊपर उठ करके आपको अपना रोजगार, आपको अपना स्वरोजगार स्थापित करना है। आपकी जब समूहों की ग्रीडिंग हो गई, समूह के ग्रीडिंग के बाद आप क्या धंधा कर सकती हैं? आपको यहाँ रॉ मटेरियल क्या अच्छा मिल सकता है? कच्चा माल। उस कच्चा माल के बाद मिलने के बाद उसका बाजार कहाँ अच्छा है? उस बाजार की हमको पूर्ति कैसे होगी? बाजार के बाद हमारे पैसे की वापसी कैसे आएगी? इस बात को हमको चिंतन करना पड़ेगा, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। ये ना हो कि समूह बना, समूह में हम अध्यक्ष हैं, हम कोषाध्यक्ष हैं और सचिव हैं, इसके बाद हमारे 3 महिलाओं के बाद, 3 बहनों के बाद किसी को मालूम नहीं होता कि समूह क्या है, समूह में सदस्य है कि नहीं है। और आगे देखिए, समूह में हम अध्यक्ष तो बन गए, समूह में हम कोषाध्यक्ष तो बन गए, समूह में हम सचिव तो बन गए, पर हमारे अध्यक्ष का हस्ताक्षर मेरे पति और देवर करता है, मेरे सचिव का हस्ताक्षर मेरा बेटा और भतीजा करता है, और मेरे कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर मेरे जेठौत और ससुर करते हैं। ये ना होना चाहिए। ये अगर होगा तो आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर कभी नहीं बनेंगे। अगर आपने समूह का निर्माण किया है तो समूह के अपने आत्मनिर्भर को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए। अधिकार और कर्तव्यों को तब समझेंगे जब आप लोग, मेरी बहनों, अपना काम स्वयं करेंगी, अपने हस्ताक्षर स्वयं करेंगी। एसडीएम साहब के पास आप जाकर के स्वयं अपना प्रस्ताव देंगी कि मैं गुड़िया पटेल हूँ, मेरा दुर्गा स्व सहायता समूह है और हम सब लोग अगरबत्ती निर्माण की यूनिट डालना चाहते हैं। एसडीएम साहब हमको आप लोन दिलवाइए, तो मैडम को भी अच्छा लगेगा कि मेरी बहनें आगे आ रही हैं, उनके पति नहीं आ रहे, उनके देवर नहीं आ रहे, उनके भतीजे नहीं आ रहे, और मैं बहनों के आगे बढ़ाने के लिए आपसे कदम से कदम मिलाकर के चलेंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो आपके समूह है, उस समूह को अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले चले महेश्वर में साड़ी का काम चालू किया था। आज महेश्वर की समूहों की साड़ी पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में जा रही है। यहाँ मऊगंज में मिलने वाला, अगर आपने एक उत्पाद, एक समूह के एक कोई भी विधा आपने चुनी, तो अगर आपका उत्पादन, आपका विधा भी पूरे देश में जाएगा, तो आप अपना ही नाम नहीं, अपने समूह का नाम नहीं, मऊगंज का नाम नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ, आपसे ये विनती करता हूँ, आपसे ये अनुनय करता हूँ। यहाँ अगरबत्ती का काम बड़े सरलता से हो सकता है, यहाँ मोमबत्ती का काम बहुत सरलता से हो सकता है। हमारे बगल में
मिर्जापुर भदोही में मेरी बहनों, आप बहुत सारे लोगों के पति भदोही में जा करके ठेकेदार के अंदर दरी और कालीन बुनने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आपके पति वहां जाकर के कालीन बुनते हैं, आप अपना लूम लगाइए अपने घर में अपने समूह के माध्यम से, और आपका समूह कालीन बनाए, और आपके समूह का जब निर्यात अमेरिका और कनाडा में होगा तब आपका नाम बढ़ेगा, और आप अपना ही नाम नहीं पूरे मऊगंज का नाम रोशन करेंगे। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनाना है, आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, आपको अपने अधिकारों को समझना है, आपको अपने कर्तव्यों को समझना है। अगर आप सब लोग अपने अपने अधिकार को समझिए, अपने अपने कर्तव्य को समझिए, अपने समूह को आत्मनिर्भर बना लिए, और एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर हमने समूह का निर्माण किया है तो समूह 3 दिनों के बीच में ही न प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अगर समूह आप चलाती हैं तो समूह आपका कागज में न चले, समूह आपका जमीन में चले, समूह आपका ऐसा समूह बने जो पूरे मऊगंज नहीं पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरक समूह हो, और समूह के सभी सदस्यों की बराबर भागीदारी हो, हमारे परिवार में पुरुष की भागीदारी कम हो और महिलाओं की 100% भागीदारी हो। तो अगर ये स्वसहायता समूह अगर इतना कर लिए, आपने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का काम प्रारंभ कर दिया, तो सही मायनों में अहिल्याबाई जी के सपनों को आपने साकार कर दिया। अहिल्याबाई जी ने जो सोचा था, जो विचार किया था, जो चिंतन किया था, जो मनन किया था कि आने वाले 300 वर्ष के बाद हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी चाची, आने वाली पीढ़ी भारत की भविष्य देश को परम वैभव की ओर ले जाएगी, समाज में उनकी 50% की हिस्सेदारी होगी, तो उस हिस्सेदारी के उस सपने को साकार करने का काम आप सबके कंधे में है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग आए, मैं भारतीय जनता पार्टी मऊगंज जिले की ओर से आप सबका आभार, आपका इसी तरह स्नेह और प्यार चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस स्वसहायता समूह सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन में नगरीय प्रशासन विभाग के रूप में मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करने वाली मेरी बहन, मध्य प्रदेश शासन की नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े होकर के माननीय प्रतिमा बागड़ी जी का जो लेके हम लोग 10 दिन से ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। पहला उस कार्यक्रम हमारा बैठक जिले में मऊगंज जिले में 17 तारीख को उसकी कार्यशाला बैठक हुई। इसके बाद हम लोग पूरे मंडल मऊगंज के पूरे जिले में मैं भ्रमण स्वयं की हूँ। कई कार्यक्रम मैंने करवाया है और कार्यक्रम की रूपरेखा है। पहला शोभा यात्रा हमें करनी है, दूसरा गोष्ठी करनी है, तीसरा महिला दौड़ और चौथा महिला जनप्रतिनिधि का सम्मेलन, पांचवा कॉलेज या विद्यालय कैंपस में छात्रों के बीच कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता या नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन कर सकते हैं। नृत्य नाटिका, संस्कृत कार्यक्रम या रंगोली प्रतियोगिता या कब सम्मेलन आदि कार्यक्रम हो सकते हैं। इसी प्रकार पूरे जिले के सभी विधानसभा केंद्रों पर, बड़े मंडल केंद्रों पर अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में संपन्न करने की पूरी योजना करना है। ये सभी कार्यक्रम 21 से 31 तक समापन करना है। ये आपको पहले ही बता दी, ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं, मैं 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक
आरती सजाने के लिए, एक आरती सजाने के लिए हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, समुद्र बनाने के लिए। पर एक स्त्री अकेली है काफी, पर एक स्त्री अकेली है काफी, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सभी आए हुए से नमन करते हैं। मैं स्व सहायता समूह की जुड़ी हुई महिला से एक सदस्य हूँ, जिसमें से हमारे स्व सहायता समूह को मध्य प्रदेश द्वारा जो लाभ एवं और शासकीय में से जो भी लाभ है उन महिलाओं को मिला गया है। जो आज धावा गौतमानी में 8 समूह चल रहे हैं, उसमें से लाभ करता एक समूह को समिति द्वारा स्व सहायता समूह को पौधा प्राप्त हुआ है। उसमें से मुझे पौधा की तरह विक्रेता बनाया गया है, जो उसमें से हमें लाभ पाया गया एवं डेयरी बेच पर आय प्राप्त किया गया है। जो समूह को माध्यम से सभी सदस्यों को डेयरी बेच कर आय की प्राप्ति में उनको रोजगार प्राप्त किया गया है एवं सभी लोगों को जो भी हमारे समूह की सदस्य एवं दूसरे गाँव के भी लाभ करता है उनको डेयरी एवं अधिक विक्रेताओं के द्वारा कार्य को ज्यादा जागरूक करने के लिए प्राप्त किया गया है। जो आज समूह के द्वारा लाभपति दीदी होने का प्राप्त किया गया है। सब महिलाओं को लाभपति के कार्य में बढ़ा दिया गया है, जो अपने महिला स्वयं सक्षम होकर अपना कार्य चला रही है। आज के प्रदेश में महिला अपना काम अपने कर्तव्य से कर रही है, न तो किसी के पुरुष के सामने झूठना पड़ रहा है, न ही कुछ करना पड़ रहा है। जो स्व सहायता के माध्यम से आज उनको अपने आत्मसम्मान का सम्मान दिया गया है। जो सहायता समूह है उनको मान सम्मान का प्राप्त होने का आदान प्रदान किया गया है। धन्यवाद। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अगर समूह आप चलाती हैं तो समूह आपका कागज में न चले, समूह आपका जमीन में चले, समूह आपका ऐसा समूह बने जो पूरे मऊ में नहीं पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरक समूह हो और समूह के सभी सदस्यों की बराबर भागीदारी हो। हमारे परिवार में पुरुष की भागीदारी कम हो और महिलाओं की 100% भागीदारी हो। तो अगर ये नारायण के स्व सहायता समूह अगर इतना कर लिए, आपने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का काम प्रारंभ कर दिया, तो सही मायनों में अहिल्याबाई जी के सपनों को आपने साकार कर दिया। अहिल्याबाई जी ने जो सोचा था, जो विचार किया था, जो चिंतन किया था, जो मनन किया था कि आने वाले 300 वर्ष के बाद हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी चाची, आने वाली पीढ़ी भारत की भविष्य देश को परम वैभव की ओर ले जाएगी। समाज में उनकी 50% की हिस्सेदारी होगी। तो उस हिस्सेदारी के उस सपने को साकार करने का काम आप सबके कंधे में है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सब लोग आए। मैं भारतीय जनता पार्टी मऊगंज जिले की ओर से आप सबका आभार, आपका इसी तरह स्नेह और प्यार चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।